हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्कूलिंग विद मास्टर जी पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक हैं और हम आपके लिए वन शॉट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आ रहे हैं। तो हमारे चैनल के साथ बने रहें और अपना फ्यूचर सिक्योर करें। नीट वगैरह की तैयारी भी हम इसी पर करा रहे हैं, जेई और नीट के रिगार्डिंग। इसी सीरीज में 12th क्लास का नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा, वो रहने वाला है जेनेटिक्स का ही एक चैप्टर है, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इससे पहले हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर किया था सीबीएसई का। कल फिर हम जो है ना एक और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के लिए एक पेपर और लेकर आएंगे, क्योंकि सीबीएसई के एग्जाम और साथ में दूसरे जो स्टेट बोर्ड है उनके एग्जाम बहुत ही नजदीक हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। जेनेटिक्स के अंदर इससे पहले हमने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस हमने पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ग्रीगर मेंडल के बारे में एक्सप्लेनेशन कंप्लीट उसके अंदर दी गई है, कैसे कैसे इनहेरिटेंस में जीन फैक्टर ट्रांसफर होते हैं, कुछ रूल वगैरह ला उनके दिए गए हैं। इस चैप्टर में हमने जो पढ़ना है वो है मोलिक्यूलर बेसिस। मोलिक्यूल्स जो है ना, इनहेरिटेंस के जो बेसिक मोलिक्यूल्स है ना, उनको स्टडी करना है कि ऐसी कौन सी चीज है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है, जिनको हमने पिछली पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि वो फैक्टर होते हैं, जीन होती हैं जो ट्रांसफर होती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। अब वो जीन किस फॉर्म में जाती है, प्रोटीन की फॉर्म में जाती है, आरएनए की फॉर्म में जाती हैं, या डीएनए की फॉर्म में जाती हैं। वो आरएनए, वो प्रोटीन, वो डीएनए किस चीज से मिलकर बना होता है, ये सारी चीजें हम इस क्लास में स्टडी करेंगे। तो मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जो हमने पढ़ना है वो है हमारा डीएनए, हमारा आरएनए रहने वाला है इसी के अंदर। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और फिर हम इसके अंदर पढ़ेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये कुछ हमारे मेन टॉपिक रहने वाले हैं। साथ में इसमें हमने क्या पढ़ना है कि डीएनए जो है ना, वो डीएनए से डीएनए कैसे बनाया जाएगा, डीएनए से आरएनए कैसे बनेगा, जिसको हमने क्या बोला है, सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा किसने दिया था? सेंट्रल डोग्मा क्रिक ने। वाटसन और क्रिक आपने नाम सुना होगा। सेंट्रल डोग्मा एक्चुअल में है क्या? ये इंफॉर्मेशन का फ्लो है बेटा, इंफॉर्मेशन का फ्लो है कि इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो करती है इनहेरिटेंस में। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो इंफॉर्मेशन पास होती है वो किस फॉर्म में होती है और कैसे होती है, उसी को सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। इसको हम स्टडी करेंगे कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से कोड होता है प्रोटीन, और प्रोटीन से हमारी स्ट्रक्चर बनी होती है। इसी को सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। ये क्या है? फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है कि डीएनए से आरएनए और प्रोटीन, फिर उससे हमारी स्ट्रक्चर बनी होती है। ये इंफॉर्मेशन का फ्लो इसके अंदर हमने स्टडी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला यही क्वेश्चन हमारा आता है कि न्यूक्लिक एसिड है क्या? न्यूक्लिक एसिड जिससे हमारा डीएनए बनाता, जो हमारा डीएनए का पार्ट है, डीएनए इसी का एक पार्ट है। तो इसके बारे में सबसे पहले फ्रेडरिक फ्रेडरिक मिशर ने कुछ बताया था इसके बारे में। फ्रेडरिक जो मिशर था, सबसे पहले था जिसने इसको आइसोलेट किया था डीएनए को। और कहां से किया था? न्यूक्लिक एसिड से। और जिसको क्या नाम दिया था? न्यूक्लिन। जो मिशर है, सबसे पहले इसने डीएनए को आइसोलेट किया था न्यूक्लिक एसिड से, कुछ सब्सटेंस को, जिसने इसने न्यूक्लिन बोला था। उसी से फिर बाद में न्यूक्लियस और न्यूक्लिक एसिड इसका नाम पड़ा। बाद में डीएनए की डिस्कवरी हुई। ये दो तरह का होता है मेन, जिसमें एक में क्या है हमारा डीएनए और दूसरा हमारा क्या होता है? आरएनए। न्यूक्लिक एसिड जो है इन दो चीजों से मिलकर बनाता है। दो मेन कंपोनेंट होते हैं इसके, डीएनए और आरएनए। तो चलिए स्टडी करते हैं सबसे पहले हम डीएनए की, कि डीएनए होता क्या है और किस चीज से मिलकर बनता है। सबसे पहला टॉपिक हमारा इसके अंदर यही आता है कि डीएनए है क्या, इसके बेसिस क्या है, ये बनता किससे है, इसके बारे में बताया किसने, रिसर्च कैसे हुई, इसके ऊपर कौन कौन सी थ्योरी है, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। डीएनए जो मेन कंपोनेंट है डीएनए की, अगर हम बात करें ह्यूमन के अंदर, एक ह्यूमन सेल के अंदर जो डीएनए का कंटेंट है, लगभग लगभग ये 3.3 बिलियन बेस पेयर से मिलकर बना होता है।
3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर, इतने बेस पेयर से मिलकर बना होता है ये हमारा ह्यूमन डीएनए। अगर मैं बात करूं एक ई कोलाई, एक बैक्टीरिया की, इस्चीरियो कोलाई, इसका डीएनए जो होता है 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर से, ये गिवन है डाटा बेटा आपका एनसीईआरटी में, तो आपको ये एक्यूरेट याद रखना है, एमसीक्यू में ये आ सकता है 1 मार्क्स में। तो ह्यूमन डीएनए जो है उसका जो कंपोनेंट है 3.3 × 10⁻⁹ बेस पेयर से मिलकर बनाता है। अब ये बेस पेयर क्या है, मेन चीज ये है कि बेस पेयर है क्या, यानी कि पूरा डीएनए इन बेस पेयर से मिलकर बना हुआ फंक्शनल फंडामेंटल स्मॉलेस्ट यूनिट है ये डीएनए की, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, तो हमारा डीएनए क्या है, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। अगर हम डीएनए की स्ट्रक्चर को देखें, डीएनए की जो स्ट्रक्चर होती है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है डीएनए की, कुछ इस तरह से 2 हेलिक्स में से मिलकर बना होता है, ऐसे हमारा डीएनए। तो ये डीएनए है, इसके जो मेन पॉइंट है, ये कॉर्नर्स जो है इसके, अगर हम इन कॉर्नर्स की बात करें, यहां पर क्या लगे होते हैं, न्यूक्लियोटाइड लगे होते हैं। इसके बारे में 11th में भी आप कुछ बेसिक स्टडी करके आ चुके हैं। ये क्या है, इसके न्यूक्लियोटाइड है। एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है इस तरफ से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ेगा, और इस तरफ से, और एक इस तरफ से, तो ऐसे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा हुआ जंक्शन है न्यूक्लियोटाइड के। तो ये एक क्या है, ये नाइट्रोजन बेस है और एक ये नाइट्रोजन बेस है, तो इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, बेस पेयर। तो ऐसे ऐसे 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर से मिलकर क्या बना, हमारा डीएनए बना हुआ है। तो एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर कितने बेस हैं, 2 बेस हैं, 2 नाइट्रोजन बेस, एक उसकी सॉरी उल्टा कर दिया, जो बेस पेयर है ना, बेस पेयर की अगर बात करें तो एक बेस पेयर के अंदर 2 न्यूक्लियोटाइड है। जो ये एक बेस पेयर, इसमें क्या है, 2 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। तो हमने बात की है 3 इंटू 3.3 10⁻⁹ बेस पेयर। तो अगर हम टोटल न्यूक्लियोटाइड का अमाउंट देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 6.6 इंटू 10⁻⁹ न्यूक्लियोटाइड है ये, या फिर इतनी क्या हमारे पास नाइट्रोजन बेस है, इतनी नाइट्रोजन बेस है। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। बेस पेयर की अगर बात करता है ना, पेयर अगर दिया है तो 3.3 आएगा, और अगर आपको पूछता है नाइट्रोजन बेस कितने हैं, पेयर नहीं है उसमें, तो 6.6 इंटू 10⁻⁹ आएगा हमारा। तो न्यूक्लियोटाइड देखते हैं, ये जो बेसिक यूनिट है, न्यूक्लियोटाइड किस चीज से मिलकर बनाता है। इसके मेन 3 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला है इसके अंदर सुगर, ये क्या है, सुगर से मिलकर बनाता है। दूसरी चीज इसके अंदर पाई जाती है नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस। तीसरी जो चीज इसके अंदर पाई जाती है वो फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। तो 3 मेन कंपोनेंट से मिलकर क्या बनता है, हमारा डीएनए बना होता है। अगर बेसिक चीजें इनको और एक्सप्लेन हम करते हैं कि शुगर किस चीज से, या फिर शुगर कौन सी शुगर इसके अंदर पाई जाती है, क्योंकि शुगर के काफी सारे टाइप्स इसके अंदर पाए जाते हैं। तो अगर हम देखें इसके अंदर, तो ये डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है। 2 तरह की शुगर पाई जाती है बेटा, एक तो ऑक्सीराइबोज और एक डीऑक्सीराइबोज, या फिर बोल सकते हैं एक राइबोज शुगर है और एक डीऑक्सीराइबोज शुगर है। अगर हम बात करें डीएनए की, तो डीएनए के अंदर क्या है, डीऑक्सी मिलेगी, और अगर हम बात करते हैं आरएनए की, तो उसके अंदर क्या है, राइबोज शुगर मिलेगी। अगर हम देखें इस तरह से 5 कार्बन से मिलकर बना हुआ क्या हमारे पास यहाँ पर एक शुगर है, राइबोज शुगर, राइबोज शुगर है। इस शुगर के अगर सेकंड कार्बन के ऊपर हम देखते हैं, यहाँ पर अगर ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि H और H है, दोनों तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो इसको हम बोलते हैं डीऑक्सी। अगर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको OH देखने को मिलता है सेकंड कार्बन के ऊपर, तो वो क्या हो जाएगा, राइबोज शुगर है। तो आरएनए के अंदर पाई जाती है, डीएनए के अंदर ये नहीं पाया जाता बेटा। तो डीएनए के अंदर क्या मिलेगा,
डीएनए के अंदर हमें डीऑक्सीराइबोज शुगर मिलती है। सेकंड कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, ऑक्सीजन नहीं पाई जाती, इसलिए इसका नाम क्या है, डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो डीऑक्सीराइबोज शुगर, उसके अलावा दूसरा जो कंपोनेंट है वो क्या है, फोस्फोरिक एसिड पाया जाता है, फोस्फेट्स पाए जाते हैं। उसके अलावा क्या है, तीसरी चीज नाइट्रोजन बेस है। अगर हम नाइट्रोजन बेस के बारे में थोड़ा सा देखें तो इसके अंदर जो शुगर था हमारा कौन सा था, राइबोज शुगर, राइबोज शुगर इसके अंदर हमारा पाया जाता है 5 कार्बन सी। और राइबोज, डीऑक्सीराइबोज भी और राइबोज दोनों शुगर हैं। नाइट्रोजन अगर बेस की हम बात करें, नाइट्रोजन जो बेस है वो मेनली 2 टाइप के पाए जाते हैं। पहला जो इसका टाइप है, इसमें पाए जाते हैं प्यूरिन, प्यूरिन, और दूसरे इसके अंदर मिलते हैं पायरिमिडीन। प्यूरिन और पायरिमिडीन 2 तरह की हमारे नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। अगर हम बात करें प्यूरिन की, प्यूरिन जाकर फर्दर 2 टाइप का होता है, जिसके अंदर एक होता है ग्वेनिन और दूसरा इसके अंदर पाया जाता है थायमिन। आगे चलकर इस पूरे चैप्टर के अंदर हम ग्वेनिन को जी से ही डिनोट करेंगे। जहां पर भी आपको जी लिखा मिलेगा तो इसका मतलब वो क्या है, ग्वेनिन होता है। थायमीन अगर आपको लिखा मिलता है तो सॉरी टी अगर लिखा मिलता तो क्या हमारा थायमीन है। अगर पायरिमिडीन की बात करें हम, पायरिमिडीन जो है पायरिमिडीन फर्दर जाके 3 तरह का होता है। पायरिमिडीन, प्यूरिन क्या था, 2 तरह का, ग्वेनिन और साथ में थायमीन। अगर कार्बन का कंटेंट की बात करें तो नाइट्रोजन बेस के अंदर जो कार्बन पाए जाते हैं, इसके अंदर 9 कार्बन की चेन मिलती है, रिंग पाई जाती है, सॉरी 9 कार्बन की रिंग पाई जाती है। इसके अंदर 6 कार्बन की रिंग है, 6 कार्बन की रिंग पाई जाती है। कुछ इस तरह से इसकी रिंग मिलेगी हमें, जिसको भी हम स्टडी करेंगे। तो 9 कार्बन की रिंग पाई जाती है किसके अंदर, प्यूरिन के अंदर। अगर हम पायरिमिडीन की बात करें, पायरिमिडीन के अंदर जो रिंग पाई जाती है वो 6 कार्बन की रिंग है। तो 6 कार्बन की एक रिंग पाई जाती है पायरिमिडीन के अंदर। पायरिमिडीन फर्दर 3 टाइप्स का होता है। ग्वेनिन के साथ में जो बेस जुड़ता है ना, जैसे अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए के अंदर जो इस तरफ न्यूक्लियोटाइड होगा ना, तो इसके सामने एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड ही जुड़ेगा। तो जो ये बेस पेयर हम पढ़ेंगे, बेस पेयर स्पेसिफिक होते हैं बेटा। अगर इस तरफ ग्वेनिन है ना, तो इस ग्वेनिन के सामने साइटोसिन ही जुड़ता है, और हमेशा प्यूरिन के सामने क्या जुड़ेगा, पायरिमिडीन ही जुड़ेगा। इस तरफ अगर प्यूरिन है तो इस तरफ पायरिमिडीन ही मिलेगा, इस तरफ अगर पायरिमिडीन होगा तो इस तरफ फिर क्या, प्यूरिन मिलेगा। तो हमेशा प्यूरिन के सामने पायरिमिडीन जुड़ेगा, और प्यूरिन में ग्वेनिन है तो उसके सामने साइटोसिन जुड़ता है। अगर हमारा थायमीन मिलता है तो थायमीन के सामने क्या जुड़ेगा हमारा, एडेनाइन। 1 मिनट बेटा, थोड़ा सा गड़बड़ कर दी। ये जो थायमीन है हमारा, ये हमारा पायरिमिडीन के अंदर आता है थायमीन। प्यूरिन के अंदर मिलेगा हमारा एडेनिन, एडेनाइन, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। अगर इस तरफ एडेनाइन है तो इसके सामने इस तरफ जो जुड़ेगा वो थायमीन ही मिलता है। तो साइटोसिन को सी से डिनोट करेंगे, साइटोसिन को जो डिनोट करेंगे हम वो सी से डिनोट करते हैं, थायमीन को टी से डिनोट करेंगे। अब एक और पायरिमिडीन हमारा बचता है, वो कौन सा है, यूरेसिल। अब यूरेसिल कब मिलेगा, अगर इस तरफ जो है, अगर हम बात करें कि बेस पेयर जो है इस तरफ है एडेनिन, और शुगर कौन सा है, राइबोज शुगर है। राइबोज शुगर अगर होगा हमारा तो नाइट्रोजन बेस के अंदर, तो फिर हमारा ये कंटेंट किस चीज का हो जाएगा, आरएनए का।
तो इसके अंदर क्या मिलेगा हमें, आरएनए मिलेगा। आरएनए के अंदर सबसे पहली चीज तो क्या थी, जो राइबोज शुगर था उसमें कौन सा है, डीऑक्सी नहीं मिलेगा, राइबोज शुगर मिलेगा। और एडेनिन के सामने यूरेसिल पाया जाता है। ये दो चीजें मेन डिफरेंस क्रिएट करती हैं डीएनए और आरएनए के बीच में। पढ़ेंगे हम इनके डिफरेंसेस भी कि आरएनए और डीएनए में क्या डिफरेंस है। तो एडेनिन के सामने क्या मिलेगा, डीएनए उसके अंदर आरएनए के अंदर यूरेसिल मिलेगा। तो ये यूरेसिल और थायमिन क्या है, इसको हम यू से डिनोट करते हैं। तो यूरेसिल सिर्फ आरएनए के अंदर मिलेगा, थायमिन सिर्फ डीएनए के अंदर मिलेगा। बाकी जो ये तीनों बेस पेयर है ये कॉम्प्लीमेंट्री, ये दोनों के अंदर मिलते हैं, डीएनए के अंदर भी मिलेगा, आरएनए के अंदर भी मिलेगा। तो ग्वेनिन के सामने साइटोसिन, एडेनिन के सामने थायमिन भी आ सकता है, यूरेसिल भी आ सकता है, डिपेंड करता है डीएनए है या हमारा आरएनए है। तो ये कंटेंट होता है इसका। अब अगर हम बात करें डीएनए की, तो इसकी जो शुगर है वो कौन सी शुगर है, राइबोज शुगर। तो इसके अंदर क्या है, डीऑक्सी राइबोज शुगर पाई जाती है, जिसमें सेकंड कार्बन के अंदर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड लगे हुए हैं। फॉस्फोरिक एसिड भी कुछ इस तरह का पाया जाता है। बात करें अगर प्यूरिन की, तो प्यूरिन क्या है, एडेनाइन और दूसरा ग्वेनाइन, 2 तरह का पाया जाता है हमारा। इस तरह की एक रिंग पाई जाती है, उसकी 9 कार्बन की रिंग पाई जाती है। ये हमारी किसकी है, एडेनाइन की है, और ये हमारी ग्वेनिन की। जो 11th क्लास में इसका कंप्लीट कंटेंट हम पढ़ के आ चुके। पायरिमिडिन की अगर बात करें तो साइटोसिन और थायमिन पाया जाता है। थायमिन का जो 5th कार्बन है उसके ऊपर अगर हमने मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया तो वो यूरेसिल हो जाता है। बस इतना ही फर्क होता है। थायमिन और यूरेसिल में क्या डिफरेंशिएट है, अगर थायमिन जो है ना उसमें 5th कार्बन पर क्या नहीं मिलेगा, हमारा मिथाइल ग्रुप नहीं मिलेगा। अगर 5th कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हमारा यूरेसिल हो जाता है। बस इसका ही फर्क होता है। 5 मिथाइल थायमिन, इसी को हम क्या बोलते हैं, 5 मिथाइल थायमिन को हम बोलते हैं यूरेसिल। बस इतना है डिफरेंशिएशन मिलेगा हमने इनके अंदर। तो ये साइटोसिन की रिंग है और ये हमारी क्या है, थायमिन की रिंग पाई जाती है, कुछ इस तरह की। नेक्स्ट अगर हम बात करें न्यूक्लियोटाइड, अब मिलता कैसे बनता कैसे है। अगर हम बात करें शुगर के साथ में, ये हमारी कौन सी है, राइबोज शुगर है। यहां पर क्या जुड़ेगा, नाइट्रोजन बेस, और इस तरफ हमारा जो ये कार्बन होता है 5th कार्बन, इस कार्बन के ऊपर क्या जुड़ा होता है, फॉस्फोरिक एसिड। तो ये हमारा क्या बन जाता है, एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। इसमें अगर हमारा फॉस्फोरिक एसिड नहीं है ना तो इसको हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाता है, न्यूक्लियोटाइड। अगर ये भी जुड़ा है तो फिर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा ये, न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड में क्या है, शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फोरिक एसिड, इन तीनों चीजों से मिलकर क्या बनता है, हमारा नाइट्रोजन बेस बनता है, सॉरी न्यूक्लियोटाइड बनता है। अगर हम बात करें न्यूक्लियोटाइड की जो चेन पाई जाती है, जैसे डीएनए के अंदर है, यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड के साथ में ये न्यूक्लियोटाइड इस तरफ और ये न्यूक्लियोटाइड इस तरफ, जुड़ता कैसे है। तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो एक बार हम डीएनए को न्यूक्लियोटाइड बना लेते हैं। तो एक हमारा शुगर हम ले लेते हैं, इस शुगर के ऊपर यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, हमारा नाइट्रोजन। अब जो ये 3rd कार्बन है ना, 3rd कार्बन के ऊपर जो H और OH पाया जाता है, यहाँ पर क्या हमारा इसके साथ जुड़ा हुआ है फॉस्फोरिक एसिड। तो यहाँ पर अब फॉस्फोरिक एसिड के अंदर क्या है, ये कंटेंट इसका पाया जाता है, कुछ इस तरह का हमारा फॉस्फोरिक एसिड है। एक और न्यूक्लियोटाइड इसके साथ जब जुड़ेगा, दूसरा जो न्यूक्लियोटाइड इसके साथ जुड़ेगा तो उसमें क्या है, यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन बेस है, यहाँ पर हमारे इस कार्बन के साथ ये फॉस्फोरिक एसिड है। अब इस फॉस्फोरिक एसिड का जो कंटेंट है इसके अंदर क्या है, डबल बॉन्ड O और एक OH है और एक और OH है। तो ये दोनों क्या है, एस्टर बॉन्ड बना लेते हैं। जैसा 11th में आप पढ़ के आए थे, यहाँ पर भी क्या है, एक एस्टर बॉन्ड बना हुआ है। तो ऐसे ही एक एस्टर बॉन्ड यहाँ पर बना लेते, क्रिएट कर लेते हैं ये। तो और इस एस्टर बॉन्ड के साथ यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर इनके अंदर बीच में बॉन्ड बन जाता है, तो ये ऐसे जुड़ जाएगा। तो एक न्यूक्लियोटाइड के साथ दूसरा न्यूक्लियोटाइड कैसे जुड़ता है, जो 3rd कार्बन है इसका, इस 3rd कार्बन के ऊपर और इसका जो 5th कार्बन है इसके ऊपर फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा हुआ है, तो इनके बीच में एस्टर बॉन्ड बना लेता है ये। तो ये जो फॉस्फेट है इसके क्या है, 2 एस्टर बॉन्ड हो गए, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के साथ
एस्टर बॉन्ड बना हुआ है एल्कोहल के साथ, सॉरी, और यहाँ पर सिर्फ एक एस्टर बॉन्ड बना, तो ये डाइफॉस्फो एस्टर बॉन्ड है। अगर हम बात करें इस तरफ जो चेन होगी, एक और न्यूक्लियोटाइड इसके साथ जोड़ लेते हैं हम, ये इसको कंप्लीटली तुमने 11th क्लास में पढ़ा होगा। अगर आपने इसको कंप्लीट नहीं पढ़ा तो बोर्ड के रिगार्डिंग बस आप इतना ही अभी समझ सकते हैं। बाकी कंप्लीट इसको नीट के लिए अपना प्रिपेयर करना है तो हमारे चैनल पर आ जाएं, इसको डीपली स्टडी हम उस पर कराएंगे। ऐसे क्या हमारा एक न्यूक्लियोटाइड की एक स्ट्रैंड तैयार हो जाती है, डीएनए की क्या है एक हमारी स्ट्रैंड तैयार हो जाएगी। इस न्यूक्लियोटाइड के साथ ये न्यूक्लियोटाइड जुड़ गया, इसके साथ ये न्यूक्लियोटाइड जुड़ गया, अब ये न्यूक्लियोटाइड इस तरह से। अब इसकी अगर पोलरिटी हम देखें तो इस तरफ क्या है, ये जो 5th कार्बन है ना, 5th कार्बन, इस पर कोई भी ऊपर की तरफ कोई न्यूक्लियोटाइड जुड़ा हुआ नहीं है। अगर इस कार्बन के ऊपर देखा तो इसका जो 3rd कार्बन है, ये 3rd कार्बन जो है इसके ऊपर कोई भी न्यूक्लियोटाइड नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसकी पोलरिटी हम क्या बोलेंगे, ये 5' से लेकर 3' है। ये जो स्ट्रैंड हमारी ये 5' to 3' है। अब एक चेन हमने इस तरफ लेनी है जिसको हमने उल्टा करके लेना है, इसको हमने इस तरफ इसका 5' लेना और इस तरफ इसका 3' एंड लेना है। तो कुछ इस तरह से एक हमने यहाँ पर इस कार्बन के साथ फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, यहाँ पर हमारा दूसरा, और इस तरफ क्या हमारा नाइट्रोजन है। एक और न्यूक्लियोटाइड ले लेते हैं यहाँ पर जो फॉस्फोरिक एसिड है इसके साथ क्या है, ये एस्टर बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पर क्या है नाइट्रोजन है। बिल्कुल ऐसी ही चेन है, इसको हमने उल्टा ले लेना। यहाँ पर नाइट्रोजन है। अब इसका जो है जो 3rd कार्बन है वो फ्री है, इसका जो है 5th कार्बन जो वो फ्री है, तो इसकी पोलरिटी हो जाएगी हमारी 3' to 5'। अब यहाँ पर एक चेन वो उस तरफ से हो गई हमारी ऐसे डीएनए की। अब इनको हमने ऐसे जोड़ना है तो हमारा डीएनए तैयार हो जाएगा। अब ये जो बीच में नाइट्रोजन है ना, यहाँ पर बॉन्ड बनाए जाते हैं, यहाँ से क्या है इस तरह से इनके बीच में बॉन्ड बन जाता है जिनको हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, और हमारा डबल स्ट्रैंडेड डबल हेलिक्स डीएनए तैयार हो जाता है। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना वो याद रखने की कुछ इस तरह से हैं। इसमें जो क्वेश्चन में आने के लायक जो आपकी एग्जाम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, या फिर वैसे भी 1 मार्क्स में आ सकता है, या डीएनए को एक्सप्लेन करोगे डबल हेलिक्स में तब भी पूछा जा सकता है। यहां पर जो हमारा डीएनए है वो कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ मिलेगा, ऐसे बेस पेयर बन जाते हैं। तो ये एक हमने स्ट्रैंड तैयार कर दिया है डीएनए की, 4 बेस पेयर से मिलकर एक हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हमने ये बना दिया है। तो अगर इसके अंदर हम बात करें, अगर ये येलो कलर में आप देख रहे हैं तो इसको मान लेते हैं हम ये है हमारा थायमिन। थायमिन के सामने क्या जुड़ता है, हमेशा डीएनए के अंदर एडेनिन ही जुड़ेगा। तो इस तरफ जो है हमारा ये एडेनिन हो जाएगा और इस तरफ ये हमारा थायमिन है। वैसे ही अगर हम बात करते हैं, इसको मान लिया हमने ग्वेनिन, तो इस तरफ ग्वेनिन, ग्वेनिन के सामने क्या जुड़ता है, हमेशा साइटोसिन ही जुड़ेगा। तो ये हमारे बेस पेयर तैयार हो गए, न्यूक्लियोटाइड जो है ना हमने उनको जोड़ दिया है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे पहला तो ये कि यहाँ पर जो बॉन्ड बनी है ना, एक तो बॉन्ड यहाँ पर है ये वाले दो नाइट्रोजन बेस पेयर जब आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच में कुछ बॉन्ड बनते हैं, जैसे एडेनिन और थायमिन के बीच में बना है, तो इनको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है ये सारे के सारे इनके बीच में। एक हमारा यहाँ पर जैसे थायमिन के साथ में यहाँ पर भी क्या जुड़ा होगा, इस शुगर के साथ में फॉस्फेट, इस तरफ भी फॉस्फेट जुड़ा होगा,
इस तरफ भी फॉस्फेट जुड़ा होगा, इस तरफ भी। हर शुगर के साथ में क्या है, फॉस्फेट भी जुड़ा हुआ, फॉस्फोरिक एसिड भी जुड़ा जुड़ा हुआ है। तो फॉस्फोरिक एसिड के साथ में जो बॉन्ड बनाता है ना, ये जो बॉन्ड होगा इसको बोलते हैं हम एस्टर बॉन्ड। एस्टर बॉन्ड, एस्टर भी नहीं इसको बोलेंगे, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, क्योंकि फॉस्फेट के साथ जुड़ा हुआ है ना। तो ये हमारा क्या है, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। तो दो बॉन्ड तो हमारे ये इंपॉर्टेंट है, फॉस्फो एस्टर जब शुगर फॉस्फेट के साथ में जुड़ता है, जो यहाँ पर ये बॉन्ड है हमारा, ये जो बॉन्ड है ना, ये है हमारा फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। ये यहाँ पर जो है ये हमारे कौन से हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड है। एक बॉन्ड और हमारा बचता है, जो ये नाइट्रोजन इस शुगर के साथ में जुड़ा हुआ है ना, यहाँ पर ये वाला। एक तो दो नाइट्रोजन बेस पेयर आपस में जुड़े हुए हैं, एक शुगर फॉस्फेट के साथ जुड़ा है, एक फॉस्फेट नाइट्रोजन के साथ में जुड़ा हुआ है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बॉन्ड है, इसको बोलते हैं हम एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहीं पर लिख देता हूं मैं, यहाँ पर जो ये बॉन्ड पाए जाएंगे ये एन ग्लाइकोसिडिक, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। तो ये तीन बॉन्ड हमारे डीएनए के अंदर पाए जाते हैं शुगर से शुगर के बीच में। यहां पर लिख देता हूं मैं इसको, शुगर से नाइट्रोजन बेस के बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, उसको हम बोलते हैं एन ग्लाइकोसाइडिक। पहला बॉन्ड। दूसरा बॉन्ड कौन सा है, शुगर और फॉस्फेट के बीच में ये जो बॉन्ड हमारा पाया जाता है, ये कौन सा है, एस्टर बॉन्ड या फिर फॉस्फो एस्टर बॉन्ड बोल सकते हैं इसको, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। और तीसरा जो बॉन्ड है हमारा वो कहाँ है, नाइट्रोजन बेस से नाइट्रोजन बेस के बीच में पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये तीन बॉन्ड हमारे डीएनए के अंदर पाए जाते हैं। सबसे वीकेस्ट जो बॉन्ड टूटता है वो कौन सा, हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड ही है, वीकेस्ट बॉन्ड है ये हमारा, सबसे कमजोर बॉन्ड ये इसका पाया जाता है। फिर क्वेश्चन आता है फंडामेंटल बॉन्ड कौन सा है, जो हमारा फॉस्फो एस्टर बॉन्ड है ये कौन सा है, फंडामेंटल बॉन्ड है, ये डीएनए का फंडामेंटल बॉन्ड कहलाता है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और इसके अंदर क्या पूछा जा सकता है कि जो हमारा डीएनए एक न्यूक्लियोटाइड है, इस एक न्यूक्लियोटाइड से इस दूसरे न्यूक्लियोटाइड तक जो बेस पेयर की अगर हम बात करें, देखो ये तो क्या है, एक पेयर है, ये दूसरा पेयर है। तो एक पेयर में एक बेस से दूसरे बेस के बीच का डिस्टेंस पूछ लेता है। ये कितना डिस्टेंस इसका, 2 म्यू मीटर, 2 म्यू मीटर माइक्रोमीटर है इसका, जो एक बेस से दूसरे बेस का बीच में, एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के बीच की भी डिस्टेंस पूछ लेता है। ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये इसकी डिस्टेंस है 0.34 म्यू मीटर, 0.34 माइक्रोमीटर। तो ये डिस्टेंस इनकी एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के बीच में और दो बेसिस के बीच में, जो पेयर है ना इनके बीच में। तो एक बेस पेयर से दूसरा बेस पेयर 0.34 मीटर माइक्रोमीटर दूर है, और एक बेस से दूसरा बेस कितनी दूर है, 2 माइक्रोमीटर। ये डिस्टेंस सेम ही रहती है। सेम क्यों रहती है, क्योंकि इस तरफ अगर प्यूरिन होगा तो इस तरफ पायरिमिडीन ही मिलेगा, इस तरफ अगर पायरिमिडीन है तो इस तरफ प्यूरिन ही मिलेगा, इसलिए इनकी क्या डिस्टेंस हमेशा बीच में ये सेम रहती है। इसी की वजह से डीएनए क्या है, स्टेबल भी होता है। तो कुछ इस तरह के बेस पेयर, यहाँ पर ये क्या हमारी शुगर है, और शुगर के साथ में यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन बेस, और कौन सा है, एडेनाइन जुड़ा हुआ है। इस तरफ हमारा फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड बना है ना, यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये था हमारा एस्टर बॉन्ड, एस्टर। इसके साथ में आगे जो नाइट्रोजन जुड़ेगा वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहाँ पर ये जो बॉन्ड बना है ये क्या है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये तीन बॉन्ड हमारे इस डीएनए के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा
पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड ये हम बना चुके हैं, इसको हमने स्टडी कर लिया है कि इसका जो थर्ड कार्बन होता है ना, इस थर्ड कार्बन के साथ ये फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है। वैसे ही इसका जो ये थर्ड कार्बन है इसके साथ में ये फॉस्फेट जुड़ जाएगा, इसके थर्ड के साथ में नेक्स्ट जुड़ जाता है। यहाँ पर बेस पेयर है, इसके साथ दूसरा बेस जुड़ जाता है, उसके साथ फिर यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड के साथ में दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, फिर ऐसे ही जुड़ता चला जाता है। तो इस तरह से हमारा डीएनए क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइडिक स्ट्रैंड बना लेता है। अब अगर हम स्ट्रक्चर देखें डीएनए की डबल हेलिकल जो स्ट्रक्चर थी, इसको सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था? दो साइंटिस्ट थे, वॉटसन और क्रिक। दोनों साइंटिस्ट ने इन्होंने क्या है इसकी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को डिफाइन किया था, एक्सप्लेन किया था। कब किया था? 1953 के अंदर। ये हमारी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, तो इंपॉर्टेंट है ये पेपर में आ सकता है। तो ये पेपर के नजरिए से इंपॉर्टेंट है। दे गॉट द नोबेल प्राइज इन 1962। 1953 के अंदर डिस्क्राइब किया था और उसके 9 साल बाद क्या है इनको नोबेल प्राइज मिला था 1962 के अंदर। ये याद रखना आप लोगों ने। ये इस तरह की हमारी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। ये जो है 5' से 3' पोलरिटी है और ये 3' से 5' पोलरिटी है। इस तरफ अगर ग्वानिन है तो सामने क्या है साइटोसिन जुड़ा हुआ है, इस तरफ थाइमिन है तो क्या है एडेनिन जुड़ा होता है। ऐसा ही एडेनिन के सामने थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, इस तरह से। अब ये जो डीएनए है ना हमारा, ये से क्राउल करता है कुछ इस तरह से। ये जो है ना ऐसे इस तरह से घुमा हुआ होता है, ये क्राउल होता है कुछ इस तरह से, और हमेशा ये ऐसे राइट एंडेड फैशन में क्या है फोल्ड होता है। राइट एंडेड फैशन में डीएनए के अंदर क्या पाए जाते हैं? राइट एंडेड फैशन फोल्ड्स पाए जाते हैं। अगर अब हम इनकी बात करें, अगर ये एडेनिन थाइमिन का जो ये इंटरफेस सामने दिख रहा है, डीएनए ऐसे क्राउल करके ऐसे आएगा, तो इसका पूरा का पूरा एक जो रोटेशन कंप्लीट होता है ना, इसको बोलते हैं हम सिंगल टर्न। जो एक रोटेशन होगा इसको बोलते हैं हम सिंगल टर्न। ये क्या है एक टर्न कंप्लीट हो जाता है। एक टर्न के अंदर अगर हम बेस पेयर की बात करें तो ये जो बेस पेयर है ना, एक टर्न के अंदर बेस पेयर पाए जाते हैं 10 बेस पेयर। एक टर्न में 10 बेस पेयर पाए जाते हैं। एक टर्न की अगर डिस्टेंस की बात करें कि डिस्टेंस कितनी है एक टर्न के अंदर, डीएनए ऐसे क्राउल करके ऐसे आता है, तो उस एक क्राउल में एक रोटेशन में जो है 360 अगर हम देखें तो एक टर्न के अंदर कितने हैं 10 बेस पेयर हैं। अभी हम पढ़ के आए थे कि एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर की जो डिस्टेंस हो कितनी बताई गई है, उसकी डिस्टेंस दी गई 0.34 माइक्रोमीटर। अगर हम बात करें 10 बेस पेयर की डिस्टेंस, अब कम थोड़ी हो जाएगी, डीएनए क्राउल ही तो हुआ ना, फोल्ड ही तो हुआ ना, डिस्टेंस तो सेम ही है। एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस तो वही 0.34 nm है। तो 10 बेस पेयर की अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो 3.4 माइक्रोमीटर है एक टर्न की डिस्टेंस, यानी कि 10 बेस पेयर उसके अंदर आ जाते हैं। तो इस तरह से जो एक टर्न कंप्लीट होगा उसका, उसमें 10 बेस पेयर मिलते हैं। ये देखिए यहाँ पर डिस्टेंस गिवन है 0.3 और ये क्या है 2 nm। तो ये गिवन है यहाँ पर माइक्रोमीटर है, म्यूमीटर की डिस्टेंस दी गई है। तो अब हम बात करते हैं इस डीएनए की पैकिंग की, कि इस डीएनए को फोल्ड कैसे किया जाता है। अब ये इस डीएनए के अंदर हम पढ़ के आ चुके थे, स्टार्टिंग जब हमने इस चैप्टर की थी तो ह्यूमंस के अंदर कितने बेस पेयर मैंने बताए थे, इसमें बताए थे बेटा 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर जो है ना हमारे अंदर लगभग 3 बिलियन बेस पेयर पाए जाते हैं। अब 10 बेस पेयर की डिस्टेंस क्या है 3.4 माइक्रोमीटर। अगर हम बात करते हैं 3 बिलियन बेस पेयर की डिस्टेंस, तो लगभग इसकी डिस्टेंस जो है ना 2.2 मीटर के आसपास हो जाती है। एक सेल के अंदर डीएनए कितना हो गया 2.2 मीटर के आसपास डीएनए हो गया हमारा। अगर इसको हम फीट में देखें तो कितना हो जाएगा, लगभग 5.5-6 फीट के आसपास जो है ना डीएनए हो जाता है हमारा। अब इतना लंबा डीएनए एक छोटी सी सेल में, सेल की अगर न्यूक्लियस की बात करें हम 10⁻⁻⁶ मीटर जो है ना उसकी रेडियस होती है, उसकी जो रेडियस है न्यूक्लियस की 10⁻⁻⁶ मीटर है। तो इतने छोटे से न्यूक्लियस के अंदर इतना बड़ा डीएनए फोल्ड कैसे होगा, रखा कैसे जाएगा, उसी को बोलते हैं हम पैकिंग ऑफ डीएनए।
पैकिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोटिक्स, या फिर प्रोकैरियोटिक्स में भी हम पढ़ेंगे, इसमें प्रोकैरियोटिक में कैसे पैक होता है। उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, उसके अंदर रैंडमली पैक होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो हमने यूकैरियोटिक के अंदर ही पढ़ना कि पैक कैसे करें हम इस डीएनए को, इतने बड़े डीएनए को। सबसे पहला काम हमने क्या किया, इस तरह से जो हमारी स्ट्रैंड थी इनको क्राउल कर दिया कुछ इस तरह से। ये क्या है, रोटेट होना स्टार्ट होगी हमारा डीएनए कुछ इस तरह से, ऐसे ऐसे फोल्ड हो जाता, ऐसे। तो इस तरह से क्या कर दिया हमने, इसको फोल्ड कर दिया। सबसे पहला काम क्या किया, इसको हमने रोटेट कर दिया, क्राउल कर दिया डीएनए को, जिससे कुछ ना कुछ छोटा होगा। तो ये क्या है, ऐसे क्राउल किया हुआ डीएनए है। फिर दूसरा काम क्या करते हैं हम इसके साथ, जो हमारा डीएनए है इसको पैक करने के लिए एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर क्या है, डीएनए को पैक किया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन के अंदर 5 तरह का जो है ना, हमने क्या मिलता है, हिस्टोन प्रोटीन। 5 टाइप्स का हिस्टोन प्रोटीन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, H1, H2, H3, H4 और S5। इस तरह से डीएनए हमारा पा जाता है। इसके अंदर सॉरी H2 जो होता है ना, H2A और H2B और S3 और H4। तो ये 5 तरह का हमारा क्या है, हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। इसके अंदर इनके जो है ना हमने पेयर लेने हैं, इसको भी हम बात करेंगे। लेकिन H2A, H2B, S3 और H4 इसका हमने एक ऑक्टामर बनाना है, ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। ऑक्टामर कैसे बनेगा, इस तरह का एक गोला बनाना है। इस गोले के अंदर क्या है हमारे, इस तरह से 4 तो ये है, ये 4 के 4, और इनका एक एक पेयर और है। तो इनमें यहां पर क्या है, H1 सॉरी H2A, H2B, H3 और H4, और ऐसे ही 4 इनके पेयर जो है पीछे की तरफ है। तो एक हमने क्या, एक स्पीयर बनाना है, गोला बनाना है, हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं इसको। इस तरह से हिस्टोन ऑक्टामर बनानी है हमने, ऐसे हिस्टोन ऑक्टामर बना ली। तो इन हिस्टोन ऑक्टामर के साथ अब क्या करेंगे, इसको दोबारा ही बनाएं। अब इन हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर जो हमारा डीएनए था, जो इस तरह से हमने क्राउल किया था अभी, इस तरह का जो हमारा डीएनए है, इस डीएनए को इसके ऊपर फोल्ड करना है, इसके ऊपर लपेटना है हमने। अब इसके ऊपर ऐसे इसको टर्न करना है। तो इस डीएनए को ऐसे लेकर आएंगे और ऐसे ये इसके ऊपर रोटेट करेंगे, इसके ऊपर इसको हम फोल्ड कर देंगे, बाइंड अप कर देंगे ऐसे। तो एक बार जो डीएनए है, दो रोटेशन जो है ना, एक हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर कंप्लीट करता है, 2 बार रोटेट होकर जाता है। एक हिस्टोन ऑक्टामर जो है, हमने क्या है, एक जैसे एक ऑक्टामर ले लिया, कि हिस्टोन ऑक्टामर ले लेते हैं। जैसे ये एक स्पीयर है, इसके ऊपर क्या है, ऐसे लपेटेंगे, 1 बार 2 बार, फिर नेक्स्ट 1 बार 2 बार। तो इस तरह से क्या हम इसके ऊपर इसको फोल्ड करते हुए चलेंगे। तो ये ऑक्टामर के ऊपर ऐसे फोल्ड कर दिया हमने, और इसमें क्या 2 इसके टर्न होते हैं, 2 टर्न एक ऑक्टामर के ऊपर पाए जाते हैं। और इस 2 टर्न के अंदर कितने बेस पेयर आ जाते हैं, 200 बेस पेयर। तो एक ऑक्टामर के ऊपर कितने बेस पेयर फोल्ड कर दिए हमने, कितने बेस पेयर को लपेट दिया, 200 बेस पेयर को। क्वेश्चन अब यहीं से एक और हमारा आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि एक ऑक्टामर पे जो डीएनए हमने लपेटा उसकी डिस्टेंस कितनी है। एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, 0.34 माइक्रोमीटर, नैनोमीटर। तो इतनी डिस्टेंस थी इसकी। अगर हम देखें 200 बेस पेयर में, तो 200 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.34 से, तो इतनी हमारी डिस्टेंस आ जाएगी एक ऑक्टामर के ऊपर। एक ऑक्टामर के ऊपर हमने लपेट दिया इसको, और फिर आगे। अब जो इसको हमने इसके ऊपर लपेटा है, इसको फोल्ड करने के लिए, इसको यहाँ पर होल्ड करने के लिए क्या है, H1 का पेयर लेंगे हम। यहाँ पर क्या लगा देते हैं, इस तरह से H1 जो है ना, हिस्टोन ऑक्टामर सॉरी हिस्टोन प्रोटीन, उसको यहाँ पर लगा देंगे। H1 को, इसके एक पेयर को यहाँ पर लगा देते हैं कि ये अनफोल्ड ना हो। यहाँ से इस हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर इसको टाइटली पैक करने के लिए क्या है, ऐसे इसके ऊपर H1 को लगा दिया जाता है। तो ये हमारा डीएनए इस तरह से पैक किया जाता है। अब इस तरह से डीएनए की जो पैकिंग होगी, तो इस पर छोटे छोटे बीड्स हमारे मिल जाएंगे हमने,
जैसे ऐसे एक गोला है, उसके बाद ये दूसरा स्टोन ऑक्टामर, फिर तीसरा स्टोन ऑक्टामर है, फिर चौथा, ऐसे ही क्या है हमने हमारा डीएनए इनके ऊपर फोल्ड कर दिया। तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगी हमारे न्यूक्लियस के अंदर। इसको बोलते हैं हम क्रोमेटिन। ये क्या हमारा क्रोमेटिन है। सबसे पहले क्या था डीएनए, डीएनए को हमने क्राउल किया, क्राउल करने के बाद स्टोन प्रोटीन के ऊपर लपेट दिया, स्टोन प्रोटीन के ऊपर लपेटने के बाद ये हमारा क्या बन गया, क्रोमेटिन बन गया। अब इस क्रोमेटिन को साथ में इसको एक नाम से और जाना जाता है बीड्स ऑन स्टिंग। धागे के अंदर जो मोती होते हैं कुछ वैसे स्ट्रक्चर ये बना लेता है बीड्स ऑन स्टिंग। अब इसको एक और स्ट्रक्चर के ऊपर लपेटना हमने, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। अब इसके ऊपर भी इसको हमने फोल्ड करना है। इसके अंदर कैसे फोल्ड करेंगे, कुछ इस तरह की एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, इस तरह की एक स्ट्रक्चर है। क्योंकि अभी भी डीएनए का कंटेंट जो है ना, इसकी लेंथ जो है ना बहुत ज्यादा लंबी है, तो अब इसके जो ये बीड्स ऑन स्टिंग है इनको क्या है इस क्रोमोसोम के अंदर डाल देते हैं। जब डीएनए रेप्लिकेट होता है ना, डीएनए की कॉपी होती है, सेल की ग्रोथ होती है, दो उनके अंदर जाता है, तब ये काम किया जाता है। अदरवाइज क्रोमेटिन की फॉर्म में ही पड़ा रहता है हमारा डीएनए, अदरवाइज क्या क्रोमेटिन की फॉर्म में पड़ा रहेगा। तो इसको फिर क्रोमोसोम के अंदर इस तरह से पैक कर दिया जाता है, तो हमारा पूरा का पूरा कंटेंट डीएनए का एक क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है। इसको फिर हमने क्या बोल दिया, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, वन वर्ड्स में आ सकते हैं, इनके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्रोमेटिन क्या है, जब हमने जो अपना डीएनए था उसको स्टोन प्रोटीन के ऊपर क्राउल कर दिया तो एक स्ट्रक्चर हमें मिलती है बीड्स ऑन स्टिंग लाइक, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। फिर उसको नॉन स्टोन स्टोमल प्रोटीन क्रोमोसोमल प्रोटीन के ऊपर लपेटा, इसके अंदर हमने फिल कर दिया, तो इसको हम क्या बोलते थे, क्रोमोसोम बोलते हैं। एक दो वर्ड और आते हैं, जैसे न्यूक्लिन क्या होता है, यूक्रोमेटिन क्या है, एट्रोक्रोमेटिन क्या है। अब जो ये क्रोमेटिन बनता है ना हमारा, ये वाला क्रोमेटिन जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर ऐसे पड़ा रहता है ये। तो कुछ इस तरह से हमारे इसके अंदर पड़ा रहता है। एक जगह पर ये काफी डेंस पा जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लिन। जैसे ये स्ट्रक्चर, इसको हम बोलेंगे न्यूक्लिन, डेंस स्ट्रक्चर में पाया जाता है। और इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसका यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन। बाकी जो बच गया ये क्या है, एट्रोक्रोमेटिन। एट्रोक्रोमेटिन जो होता है ना, इससे कभी भी आरएनए नहीं बनता। सेंट्रल डोग्मा में हमने क्या पढ़ा है, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। तो ये जो हमारा एट्रोक्रोमेटिन है, एट्रोक्रोमेटिन से कभी भी आरएनए नहीं बनता। और आरएनए को बनने की प्रोसेस को ही हम क्या बोल देते हैं, जो डीएनए से डीएनए बनता है रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन। तो ये ट्रांसक्रिप्टिवली इनएक्टिव है। ट्रांसक्रिप्टिवली इनएक्टिव डीएनए होता है ये। और यूक्रोमेटिन क्या है, ये ट्रांसक्रिप्टिवली एक्टिव डीएनए पाया जाता है, क्योंकि इसी से क्या बनता है, आरएनए बनता है, प्रोटीन बनता है। बाद में इसको ऐसे क्रोमोसोम में पैक कर दिया जाता है। तो न्यूक्लिन, यूक्रोमेटिन, प्रोक्रोमेटिन, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम्स, बीड्स ऑन स्टिंग, और साथ में स्टोन प्रोटीन, नॉन स्टोमल क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स कुछ हमारे इसके अंदर थे, डीएनए को पैक कैसे किया जाता है। तो कुछ इसी तरह से फिर क्या हमारा डीएनए पैक कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर दिखाया गया ना, ये ऑक्टामर है, एक ये है, एक ये इस तरफ आप देख पा रहे हैं, एक यहाँ पर है, एक ये है, और एक ये इस तरफ से आप देख पा रहे हैं, और पीछे की तरफ। तो ये ऑक्टामर जो है, इनके ऊपर क्या कर दिया हमने, ऐसे ये डीएनए एक बार लेकर आए और एक बार ऐसे, दो बार क्या इसको फोल्ड करके ऐसे करके ऐसे इसको नेक्स्ट के ऊपर ले जाया जाता है, ऐसे वन टर्न, सेकेंड टर्न, और फिर बार। ये जो हमारा ये क्या है, H1 स्टोन है। बाकी जो इसके अंदर है H2A, H2B, H3 और H4, इनके पेयर यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इस तरह से इसको लपेटा जाता है, और फिर क्या है, ये नेक्स्ट के ऊपर ऐसे। तो ऐसे इसको हमने क्या है, फोल्ड करना होता है डीएनए को। नेक्स्ट फिर है हमारा ट्रांसफॉर्मेटिंग प्रिंसिपल।
ट्रांसफॉर्मेटिंग प्रिंसिपल से पहले एक बार हम पढ़ लेते हैं कि डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था, जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसके रिगार्डिंग में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं। डबल हेलिकल जो स्ट्रक्चर है हमारे डीएनए की, जो इन दोनों ने डिस्क्राइब की थी, वॉटसन और क्रिक ने 1953 के अंदर, और 1962 के अंदर फिर इनको क्या है, नोबेल प्राइज मिला था। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आते हैं कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो थी डीएनए की, उसके क्या क्या बेसिक पॉइंट्स हैं, या फिर उसके जो मेन क्या बोलते हैं उसको, रूल्स हैं, या उसकी टर्म्स, मतलब उसको एक्सप्लेन करना आ जाता है कि इसके पॉइंट्स बताओ कि डबल हेलिकल जो स्ट्रक्चर दी गई थी डीएनए की, उसको एक्सप्लेन करो कि इन्होंने जो ये डबल हेलिकल थ्योरी दी थी उसके मेन पॉइंट क्या है, उसको एक्सप्लेन करना आ जाता है। ये चीजें बताई थी इन्होंने कि एक बेस पेयर जो है ना, जो बेस पेयर है उससे जो सेकंड बेस पेयर होगा उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, इसको कंप्लीट एक्सप्लेन करके लिखना। द डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर इज, इस तरह से लिखना। मैं ऐसे ही आपको डिफाइन करके लिख देता हूं। द डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर इज, दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 0.34 nm, माइक्रो नैनोमीटर। तो इतनी डिस्टेंस क्या है, दो बेस पेयर के बीच की है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या आता है, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस, दो बेस के बीच की डिस्टेंस क्या है, बेस पेयर के बीच की, एक बेस पेयर जो था उससे दूसरा बेस पेयर, इसकी डिस्टेंस, और फिर एक बेस से दूसरे बेस के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, वो क्या है, 2 nm। द डिस्टेंस बिटवीन टू बेस इज 2 nm। और क्या पॉइंट बताया था, ये राइट हैंडेड फैशन में है, राइट हैंडेड फोल्ड में पाया जाता है। डीएनए कुछ इस तरह से राइट हैंड की तरफ ऐसे फोल्डेड होता है ये हमारा डीएनए। और इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट बताए, पॉइंट बताए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर, ये जो टर्न है ना, जो एक टर्न है उसके अंदर कितने हैं, 10 बेस पेयर पाए जाते हैं। एक टर्न के अंदर 10 बेस पेयर पाए जाएंगे। और क्या बातें बताई डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में, एडेनिन के साथ में क्या जुड़ेगा, थायमिन, और वहीं पर ग्वेनिन के साथ में क्या जुड़ेगा, साइटोसिन जुड़ेगा। डीएनए, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ रहे हैं। अगर आरएनए की बात करेगा तो एडेनाइन के साथ में यूरेसिल आ जाता है। तो ये पॉइंट्स कुछ इन्होंने बताए थे। और भी इसके अंदर एक पॉइंट और मेन इंपॉर्टेंट है, एडेनिन और थायमिन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। वहीं पर ग्वेनिन और साइटोसिन जो है उसके बीच में क्या मिलता है, ट्रिपल बॉन्ड मिलता है। इसके बेस पर क्वेश्चन आते हैं बेटा पेपर में। आपके सीबीएसई जो है ना, थोड़ा सा लेवल जो है हाई कर देती है। तो इस तरह से आपको एक स्ट्रक्चर दी जाती है डीएनए की, कि यहाँ पर एक सुगर है, एक न्यूक्लियोटाइड, फोस्फेट फोस्फेट, यहाँ पर नाइट्रोजन बेस मिलेंगे, इनके बीच में ऐसे स्ट्रक्चर दे देंगे। फिर इसके साथ में अगला सुगर जुड़ा हुआ है, फिर नाइट्रोजन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड दे दिया। और क्वेश्चन क्या पूछती है, क्वेश्चन पूछती है कि इस तरफ जो है ना प्यूरिन है, इस तरफ पायरिमिडीन है। तो पूछेगी यहाँ पर क्या होगा। अब दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका मतलब क्या है, ग्वेनिन और साइटोसिन ही मिलेंगी। और इस तरफ अगर प्यूरिन है तो प्यूरिन क्या, ग्वेनिन। तो यहाँ पर हमारा क्या मिलेगा, ग्वेनिन मिलेगा। सामने क्या मिलेगा इसके, साइटोसिन। प्यूरिन में ही अगर हम बात करें, डबल बॉन्ड में क्या मिलेगा इस तरफ, एडेनाइन, और इसके सामने क्या मिलेगा, थायमिन। तो इस तरह से डायग्राम देकर पूछ लेता है कि एक तरफ प्यूरिन है, डबल बॉन्ड है तो क्या मिलेगा, एक तरफ पायरिमिडीन है और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या मिलेगा। तो ये चीज याद रखनी है आपने, एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और ग्वेनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। हमेशा एडेनिन के सामने थायमिन ही जुड़ेगा, ग्वेनिन के सामने साइटोसिन ही जुड़ेगा। तो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के कुछ पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखनी है आपने। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो इसके अंदर बेटा ये है कि जो हमारा डीएनए है उसकी डिस्कवरी के ऊपर, कि डीएनए ही जेनेटिकल मटेरियल है,
इसके ऊपर कुछ डिस्कवरी हुई है, कुछ थ्योरी हमने पढ़नी है। 3 इंपॉर्टेंट थ्योरी हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि डीएनए ही हमारा जेनेटिकल मटेरियल, क्योंकि डाउट क्या था, आरएनए भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। सबसे ज्यादा जो इस पे डाउट था, जो साइंटिस्ट थे उनको डाउट था कि डीएनए नहीं, ये जो हमारा प्रोटीन है ना, ये जेनेटिकल स्ट्रक्चर मिलेगी, जेनेटिकल मटेरियल हमारा मिलेगा, क्योंकि हमारी स्ट्रक्चर बनी प्रोटीन से हुई है, तो इंफॉर्मेशन का फ्लो भी प्रोटीन ही होगा। डीएनए आरएनए के बारे में इतने ज्यादा श्योर नहीं थे लोग, लेकिन फिर डिस्कवरी हुई तब बाद में पता चला। तो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट आता है उसको बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेंट के बारे में बताया गया था। ये एक्सपेरिमेंट किसका था? फ्रेडरिक ग्रिप्स का ये एक्सपेरिमेंट था। फ्रेडरिक ग्रिप्स ने ही क्या है, सबसे पहले न्यूक्लिन को देखा था, एक्सप्लेन किया था उसने। न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले देखने वाला वही था जिसको उसने न्यूक्लिन बोला था। न्यूक्लिक एसिड के अंदर उसने उसको देखा था। तो फ्रेडरिक ग्रिप्स ने क्या है, कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स टू शो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन बैक्टीरिया। इसने क्या किया बेटा, इसने ना बैक्टीरिया के ऊपर, ई कोलाई के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। ई कोलाई के ऊपर भी नहीं, ये जो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। ये एक बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, जिससे निमोनिया होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। इसके ऊपर कुछ रिसर्च कर रहा था ये, और इसकी रिसर्च में क्या था, उस टाइम पर इसके पास इस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई के 2 स्ट्रैंड थी, मतलब ये 2 अलग अलग तरह का बैक्टीरिया था इसके पास, जिसमें एक जो स्ट्रक्चर थी ना, उस एक स्ट्रक्चर के ऊपर क्या है, एक रफ कोटिंग थी, ऐसे एक रफ कोटिंग थी इसके ऊपर, इस तरह से क्या है, रफ कोटिंग थी। और जो दूसरी स्ट्रक्चर थी उसके ऊपर कोई रफ कोटिंग नहीं थी, तो उसको उसने बोला स्मूथ स्ट्रैंड, और इसको इसने बोला रफ स्ट्रैंड। स्मूथ और रफ 2 स्ट्रैंड क्या थी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई की किसके पास थी, फ्रेडरिक ग्रिप्स के पास। इससे क्या निमोनिया होता था, इसका क्योर ढूंढ रहा था ये उस टाइम पर। लेकिन इसने क्या देखा, इसने कुछ अजीब चीजें नोटिस की। इसने क्या किया, इस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई को ये क्या माइस के अंदर इंजेक्ट कर रहा था, इंजेक्ट करके उसको क्या, पहले उसको बीमार कर रहा था और फिर उसके ऊपर वैक्सीन वगैरह टेस्ट कर रहा था ये। तो पहले इसको जब इसने इंजेक्ट किया ना एस स्ट्रैंड से, इस एस स्ट्रैंड को क्या किया इसने, माइस के अंदर डाल दिया। जो माइस था उसके ऊपर इसने क्या है, एस स्ट्रैंड को डाल दिया, एस स्ट्रैंड को इसने डाल दिया। तो इसने देखा माइस जो है ना वो बीमार ही नहीं हुआ, इन्फेक्टेड ही नहीं हुआ। यानी कि जो इसकी इम्यूनिटी थी, जो माइस की इम्यूनिटी थी, उसने क्या है, इस स्मूथ स्ट्रैंड वाले स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई को मार दिया, तो ये इन्फेक्टेड नहीं हुआ माइस। फिर इसने क्या, इसकी दूसरी स्ट्रैंड माइस के अंदर डाली। फिर इसने क्या किया, जो माइस था उसके अंदर रफ स्ट्रैंड को इसने इसके अंदर डाल दिया। तब क्या है, ये इन्फेक्टेड हो गया, तब क्या है, इन्फेक्टेड हो गया और मर गया चूहा। फिर इसने क्या किया, इसने इस माइस के अंदर जो रफ स्ट्रैंड थी इसको हीट किल्ड कर दिया। हीट किल्ड यानी कि इसको इसने गर्म करके मार दिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई को, कि रफ जो स्ट्रैंड थी उसको, और फिर माइस के अंदर डाला। तो फिर क्या है, ये नहीं हुआ इन्फेक्टेड। अब इन्फेक्टेड होगा भी कैसे, ये भी लॉजिकल बात थी, लेकिन फिर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि उसने जो ये रफ स्टैंड वाला जो बैक्टीरिया था उसको हीट किल्ड कर दिया, डीनेचर्ड कर दिया, मार दिया उस बैक्टीरिया को, और फिर माइस के अंदर डाला, तो इन्फेक्टेड नहीं हुआ वो। ठीक है, अब इसके अंदर भी इन्फेक्टेड नहीं हुआ, इसके अंदर भी इन्फेक्टेड नहीं हुआ, अगर ये जिंदा है तो इन्फेक्टेड होता। अब इसने क्या किया, एक और नया एक्सपेरिमेंट किया। जो माइस था ना, इसके अंदर क्या लिया इसने, स्मूथ स्टैंड को तो ले लिया, लिविंग क्या है, स्मूथ स्ट्रैंड, साथ में जो रफ स्ट्रैंड थी उसको क्या ले लिया इसने, हीट किल्ड ले लिया, हीट किल्ड रफ स्ट्रैंड। आप देखो रिजल्ट आना तो क्या चाहिए, वैसे तो माइस अगर स्मूथ स्ट्रैंड है, लिविंग है या नॉन लिविंग है, हीट किल्ड है या फिर जिंदा है, तो इन्फेक्टेड करेगी नहीं, तो इससे इन्फेक्शन नहीं हो सकता।
दूसरा माइस जो रफ स्टैंड थी, हीट कील्ड अगर डालेंगे तब भी इन्फेक्शन नहीं होता, तो इससे भी क्या है, इन्फेक्शन नहीं हो सकता। लेकिन यहां पर क्या है, जो माइस था वो इन्फेक्टेड मिला। अब माइस इन्फेक्टेड मिला तो ये उसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली कि हाँ ऐसा, अब इसमें क्या हुआ, ये भी इन्फेक्शन नहीं कर सकता और ये तो मार ही दिया तो भी इन्फेक्शन नहीं होगा। अब ये इन्फेक्शन था नहीं, इन्फेक्टेड, इन्फेक्शन कर नहीं सकता, ये इन्फेक्शन अब वैसे नहीं कर सकता, इसको इसने मार ही दिया था, लेकिन फिर भी माइस इन्फेक्टेड है। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो इस हीट कील्ड से ट्रांसफर हुई है, इसके अंदर लिविंग स्मूथ स्ट्रैंड वाले स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई के अंदर। और फिर बाद में इसने जब इसको चेक किया तो इसके अंदर क्या थी, रफ स्ट्रैंड वाले लिविंग स्ट्रेप्टोकोकस थी, लिविंग स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई इसने इसको मिले। इसने तो हीट कील्ड डाला था, स्मूथ जो था वो लिविंग था, तो कोई ना कोई चीज जो इसको रफ बना रही थी, इसके ऊपर जो कोटिंग थी प्रोटीन की, वो इसके अंदर ट्रांसफर हुई है। तब इसने क्या नाम दिया था कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, कि कोई ना कोई चीज ट्रांसफर होती है। देखिए ये एक्सपेरिमेंट था, रफ स्ट्रैंड, जो रफ स्ट्रेन्स थी इसकी, जो रफ स्ट्रैंड थी वो नॉन वायरुलेंट थी, वो इसको इन्फेक्शन नहीं दे पा रही थी। इसने इसमें डाला तो चूहा नहीं मरा, माइस जो था, जो माउस था वो जिंदा रहा। फिर इसने क्या किया, स्मूथ स्ट्रैंड को डाला, स्मूथ स्ट्रैंड को डाला तो फिर क्या किया, माइस मर गया, माइस क्या है, डाई। फिर इसने क्या किया, हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रैंड को डाला, तब नहीं मरा चूहा। और फिर इसने दोनों चीज एक साथ में ले ली, हीट किल्ड स्मूथ और रफ स्ट्रैंड, तब फिर माइस मर गया। तब इसने क्या दिया था कि कोई ना कोई चीज ट्रांसफर हुई है। तो इसकी जो कैरेक्टराइज है, नेक्स्ट जो इसके अंदर एक्सपेरिमेंट, अब फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने क्या यहीं तक इसको छोड़ दिया था कि कोई ना कोई चीज है जो माइस के अंदर रफ स्ट्रैंड से स्मूथ के अंदर ट्रांसफर हुई है, कि उसके अंदर रफ स्ट्रैंड से स्मूथ स्ट्रैंड के अंदर कोई ना कोई चीज ट्रांसफर हो रही है, उसको इसने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बोल दिया। उसी को उसने बोला यही है जेनेटिकल मटेरियल, जो ट्रांसफर हुआ है यही जेनेटिकल मटेरियल। लेकिन ये है क्या, कंप्लीट उसको ये एक्सप्लेन कर नहीं पाया। तो जो साइंटिस्ट थे उस टाइम पर, जेनेटिक्स पर, इंजीनियरिंग पर जो साइंटिस्ट वर्क कर रहे थे, तो उनकी क्यूरियोसिटी जागी, तो उन्होंने सोचा कि चलो इसके ऊपर और कुछ एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। तो कुछ टाइम के बाद 1933 से लेकर 1944 के बीच में और एक्सपेरिमेंट हुए, जिनको बोलते हैं बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया गया था फ्रेडरिक ग्रिफ्थ के द्वारा, उसी का क्या था, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किया गया था। इसके अंदर फिर कुछ साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 साइंटिस्ट इसके अंदर, ओसवाल्ड एवेरी, कोलिन मैक्लियोड और मैकलिन एमसी कार्टी, ये 3 साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, जिन्होंने वर्क किया था इसके ऊपर। बायोकेमिकल नेचर इनका जो है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का, इन्होंने जो ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट भी था इसका चेक किया था। देखो ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट आए या ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक ही बात है। अब इन दोनों ने क्या किया, इन तीनों ने क्या किया, एक कल्चर मीडियम लिया। कल्चर मीडियम क्या है, कल्चर मीडियम के अंदर क्या किया, जो रफ बैक्टीरिया था या फिर रफ और स्मूथ, जैसा एक्सपेरिमेंट ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के अंदर था ना, वैसा ही सेम एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने। इसके अंदर इसको ग्रो करवाया, यहाँ पर इसको क्या ग्रो करवाया, ऐसे इसको ग्रो करवाया। अब इनकी ग्रोथ करवाने के बाद इन्होंने क्या किया, माइस के अंदर जब इंजेक्ट करना था ना, इंजेक्ट करने से पहले जो इसने हीट किल्ड लिया था, हीट किल्ड जो स्मूथ रफ स्ट्रैंड थी, जो रफ स्ट्रैंड, हीट किल्ड रफ स्ट्रैंड को जब इसने लिया तो इसके अंदर इसने क्या ऐड कर दिया, पहली बार तो इसने इसमें ऐड किया प्रोटीज। प्रोटीज क्या करते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देते हैं। ऐसे एंडोन्यूक्लियस हैं, ऐसे एंजाइम हैं जो प्रोटीन डाइजेस्ट कर देती हैं। अब इसने देखा माइस मर गया, यानी कि अगर प्रोटीन ट्रांसफर होता, अगर प्रोटीन यहां से इस हीट गिल्ड से ट्रांसफर होता तो चूहा नहीं मरना चाहिए था, क्योंकि प्रोटीन को तो डाइजेस्ट कर दिया, ट्रांसफॉर्म होगा नहीं। लेकिन फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, जो ट्रांसफर होना की चीज थी वो ट्रांसफर होगी। इसका मतलब वो प्रोटीन तो है नहीं, क्योंकि प्रोटीन को तो डाइजेस्ट ही करवा दिया था, ये तो ट्रांसफर हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी माइस मर गया तो कोई ना कोई चीज ट्रांसफर होगी, तो जेनेटिकल मटेरियल प्रोटीन तो हो नहीं सकता। फिर इन्होंने क्या किया, आरएनए डाल दिया, फिर भी चूहा मर गया। यानी कि आरएनए भी वो चीज नहीं जो ट्रांसफर होती है,
क्योंकि आरएनए को भी डाइजेस्ट करवा दिया इन्होंने, डिग्रेड करवा दिया। फिर इन्होंने क्या किया, डीएनए इसको इसके अंदर डाला, जो डीएनए को डिग्रेड कर देते हैं। अब देखा तो माइस नहीं मरा। तब इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से बताया कि डीएनए ही है वो जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में ट्रांसफर हुआ था, जो रफ स्ट्रैंड थी उससे स्मूथ स्ट्रैंड के अंदर जो चीज ट्रांसफर होती है ना, वो क्या है, वो डीएनए ही है। क्योंकि जब हमने डीएनए उसके अंदर डाला तो डीएनए को उसने डाइजेस्ट कर दिया, डीएनए डीनेचर हो गया, अब उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुई नहीं और माइस बच गया। जब हमने प्रोटीएस और आरएनएस को डाला था, ये डीनेचर करवाए, फिर भी माइस मर रहा था, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी। तो इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया था इनका जो बायो केमिकल कैरेक्टराइजेशंस थी जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की। तो इसकी बिहाफ पर इन्होंने बोल दिया था कि जो डीएनए है ना, वही क्या है, जेनेटिकल मटेरियल है। जेनेटिकल मटेरियल ही क्या हमारा डीएनए है। लेकिन इतना ज्यादा इनका एक्सपेरिमेंट जो था ना, वो सक्सेस नहीं हुआ। इसके बाद एक और मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट आता है, जो था द जेनेटिकल मटेरियल ऑफ डीएनए, जिसको दो साइंटिस्ट ने कंडक्ट किया था, जिसमें अल्फ्रेड आर्से और मार्था चेज 1952 के अंदर। देखो 1933 से 1944 के बीच में तो क्या हुआ था, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन हुई थी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की। उसके बाद क्या हुआ था, 1952 के अंदर ये एक्सपेरिमेंट हुआ, जेनेटिकल मटेरियल डीएनए ही है। इसको प्रूव करने के लिए अल्फ्रेड आर्से और मार्था चेज का एक्सपेरिमेंट था। अब इन दोनों ने क्या अलग किया, इन दोनों ने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का यूज किया। इन्होंने क्या किया, एस्चेरियो कोलाई को लिया, ई कोलाई जो है ना, एस्चेरियो कोलाई, उसको इन्होंने लिया और इसके अंदर क्या है, एक बैक्टीरियोफेज से इसके ऊपर अटैक करवा दिया। जो बैक्टीरियोफेज होते हैं उनसे क्या करवा दिया, इसके ऊपर अटैक करवा दिया। बैक्टीरियोफेज क्या करते हैं, अपना जेनेटिकल मटेरियल इसके अंदर डाल देंगे। बैक्टीरियोफेज यानी कि वायरस जैसे ही ई कोलाई के ऊपर अटैक करेगा तो अपना जो जेनेटिकल मटेरियल है, जो इसका जेनेटिकल मटेरियल होगा, इसके अंदर जो इसका जेनेटिकल मटेरियल है वो इसमें ऐड कर देगा। ये इसके अंदर क्या अपना जेनेटिकल मटेरियल डाल देता है। और प्रोटीन की जो इसकी स्ट्रक्चर, देखो वायरस के अंदर 11th क्लास में तुमने पढ़ा था, वायरस में क्या चीज पाई जाती है, वायरस में दो ही चीज होती है ना, एक तो प्रोटीन और दूसरा जेनेटिक मटेरियल। तो एक तो चीज जो इसकी बाहर रह गई और दूसरी चीज अंदर चली गई। जो अंदर गई है वो जेनेटिकल मटेरियल है, बाहर जो इसकी बात, इसकी जो ये स्ट्रक्चर बचेगी ये वाली, ये क्या है, इसकी प्रोटीन की कोट है बस। तो जेनेटिकल मटेरियल यानी कि डीएनए ही या फिर आरएनए ही इसका जो है इसने होस्ट के अंदर डाला होगा। लेकिन उस टाइम तक इनको पता नहीं था कि इन्होंने जेनेटिकल मटेरियल में डीएनए ही डाला या प्रोटीन है, इसको चेक करना था। तो इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को भी 2 बार कंडक्ट करवाया, 2 बार अलग अलग तरीके से। पहले एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, सल्फर को रेडियो एक्टिव ले लिया, दूसरे एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने फोस्फेट को रेडियो एक्टिव ले लिया। अब डीएनए का जो पूरा का पूरा कंटेंट है मैक्सिमम किस चीज से मिलकर बना होता है, फोस्फेट से। अभी पढ़ के आए थे डीएनए किस चीज से मिलकर बना होता है, शुगर, फोस्फेट और नाइट्रोजन बेस। तो फोस्फेट रेडियो एक्टिव है, यानी कि डीएनए को रेडियो एक्टिव कर दिया। प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, मैक्सिमम कंटेंट सल्फर से बना होता है, तो ये क्या है, प्रोटीन। अब जब इन्होंने सल्फर को रेडियो एक्टिव किया तो जो हमारा ई कोलाई था ना, इसके अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं आई, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं आई। इसका मतलब सल्फर को इसने ट्रांसफर नहीं किया इसके अंदर। जैसे ही फोस्फेट को रेडियो एक्टिव किया तो इन्होंने क्या मिल गई, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मिल गई। यानी कि इसने जो बैक्टीरियोफेज ने अपना जेनेटिकल मटेरियल इसके अंदर डाला है वो क्या है, फोस्फेट से बना हुआ कंटेंट है, वो क्या है हमारा डीएनए है, डीएनए ही जेनेटिकल मटेरियल है। तो ये इन दोनों ने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करके एक्सप्लेन कर दिया था। कुछ इस तरह का इनका एक्सपेरिमेंट था। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक बैक्टीरियोफेज लिया जो इसका ये डीएनए है, इसको क्या कर दिया, रेडियो एक्टिव कर दिया। जो प्रोटीन की कोट है इसकी, जो बैक्टीरियोफेज है, उसको रेडियो एक्टिव लेबल कर दिया इन्होंने। फिर क्या किया, बैक्टीरियोफेज को क्या, फेज को इन्फेक्ट करवा दिया बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया के अंदर उसने अपना जेनेटिकल मटेरियल ऐड कर दिया। यहाँ पर ये जेनेटिकल मटेरियल ऐड कर दिया।
बाकी स्ट्रक्चर इसकी बाहर रह गई। और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या था, वो बाहर रह गया, अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मिला नहीं, क्योंकि इन्होंने क्या कोटिंग को ही, प्रोटीन को ही क्या किया था, सल्फर को रेडियो एक्टिव किया था। इसका मतलब सल्फर ट्रांसफर नहीं हुई, दूसरी चीज ट्रांसफर हुई। दूसरी बार इन्होंने क्या किया, जो ये ग्रीन ग्लो कलर दिखा रहा है ना, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। तो पहली बार तो स्ट्रक्चर को किया था, अब इन्होंने क्या किया, जेनेटिकल मटेरियल को किया। फिर क्या कर दिया, डीएनए जो है बैक्टीरियोफेज का, उसको रेडियो एक्टिव कर दिया, यानी कि फोस्फेट को। फिर जब इसने बैक्टीरिया फेज ने इसको खाया, ई कोलाई के ऊपर अटैक किया, तो इसके अंदर क्या मिला, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मिला सेल के अंदर। तो इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि जेनेटिकल मटेरियल क्या है, डीएनए ही जेनेटिकल मटेरियल है, डीएनए ही है हमारा जो जेनेटिकल मटेरियल जो पास होता है अगली जनरेशन में। तो ये था हमारा आज तक का, आज की क्लास का टॉपिक, जिसमें हमने कंप्लीट कर लिया जेनेटिकल मटेरियल डीएनए ही है, जेनेटिकल मटेरियल की क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं, जेनेटिकल मटेरियल जो है ना वो डीएनए ही, उसके ऊपर 3 थ्योरिया और उसकी स्ट्रक्चर जो है वो हमने कंप्लीट कर ली कि डीएनए किस चीज से मिलकर बना होता है, उसका कंटेंट क्या है। नेक्स्ट जो इसके अंदर हमारा बचेगा, एक क्लास का और टॉपिक बचता है, जिसके अंदर हम कंप्लीट सेंट्रल डोग्मा को करेंगे कि आरएनए से आरएनए कैसे बनेगा, आरएनए से डीएनए कैसे बनेगा, डीएनए और फिर आरएनए से प्रोटीन कैसे बनेगा, उसमें रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन हम कंप्लीट करेंगे। साथ में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और कुछ और जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस, उसको हम कंप्लीट करेंगे। 1 या 2 क्लास के अंदर और हमारा कंप्लीट होगा, काफी बड़ा लेंथी चैप्टर है बेटा ये। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।